हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक नए टॉपिक के साथ व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, ये आपका एक नया टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। व्यक्तित्व क्या होता है, इसका क्या अर्थ है, इसकी क्या परिभाषा है, ठीक है। इसको अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसको किस तरीके से परिभाषित किया है, इसके क्या गुण हैं, इसके क्या दोष हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। इन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सभी आपकी हेडिंग्स हैं जो आज मैं क्लियर आपको आपके डाउट्स क्लियर करूँगी इन हेडिंग्स के साथ और आपको अच्छे से पढ़ाऊँगी। तो ये आपका चैप्टर, हर चैप्टर के साथ ये भी एक चैप्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को अच्छे से समझते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा। चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पर्सनालिटी। व्यक्तित्व जो होता है वो दुनिया के हर किसी व्यक्ति की योग्यता होती है, ठीक है। व्यक्तित्व के व्यवहार की एक योग्यता होती है, यानी कि दुनिया के हर किसी व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है, उसके रहने का जो तरीका होता है, उसका जो रहन सहन होता है, उसके चुप रहने का या उसके ज़्यादा बोलने का जो तरीका होता है। कुछ व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कुछ व्यक्ति कम बोलते हैं। तो हर किसी के अंदर कोई ना कोई पर्सनैलिटी होती है ना। जैसे कुछ हमारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनको ज़्यादा बोलना पसंद है, कुछ ऐसे प्रशिक्षु होंगे जिनको खेलना पसंद होगा, कुछ ऐसे प्रशिक्षु होंगे जिनको कम बोलना, दूसरों से कम बात करना पसंद है होगा, ठीक है। तो ये हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की क्या होती है, उनका व्यवहार होता है। हर एक व्यक्ति का व्यवहार ही क्या कहलाता है, या हर एक व्यक्ति का बिहेवियर ही क्या कहलाता है, पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व कहलाता है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि व्यक्तित्व क्या होता है। यानी कि हर एक इंसान के अपने अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है, कोई ना कोई बिहेव होता है, कोई ना कोई क्वालिटी होती है, कोई ना कोई व्यवहार होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार की जो योग्यता होती है वो क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप नोट कर लीजिए, वैसे आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। अब व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, इसका अर्थ क्या है, ये कहाँ से लिया गया है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। ये लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मुखौटा या नकाब भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मुखौटा या नकाब, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है मुखौटा या नकाब यानी व्यक्ति के जो बिहेवियर होता है, जो उसका व्यवहार होता है, उसी को हम एक तरीके से उसका मुखौटा या नकाब कह सकते हैं, ठीक है। तो पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मुखौटा। ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन समय में, यानी जो पहले का समय था, बहुत पुराना समय था, उस समय में बाहरी रूपरेखा के आधार पर व्यक्तित्व को परिभाषित किया जाता था, लेकिन आज परिभाषा बदल चुकी है। वर्तमान समय में बाहरी व आंतरिक गुणों के समावेशन को व्यक्तित्व कहा जाता है। यानी आज के समय में बाहरी और आंतरिक गुणों के समावेशन को व्यक्तित्व कहा जाता है। यानी किसी व्यक्ति के बाहर और उसके आंतरिक जो गुण होते हैं, उसके अंदर जो गुण पाए जाते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, उसके आधार पर हम व्यक्तित्व यानी उसका पता लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व की परिभाषा, देखिए व्यक्तित्व की परिभाषा अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दी है। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। तो वैलेंटाइन के अनुसार, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी ये परिभाषा है, एक आल्पोर्ट के अनुसार और एक वैलेंटाइन, दो ये परिभाषाएं आपकी बहुत पूछी जाती है। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, वैलेंटाइन और आल्पोर्ट, ठीक है। तो वैलेंटाइन के अनुसार क्या है? व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग्य है। यानी व्यक्तित्व जो है, जो हमारे अंदर जो व्यवहार है, जो जन्मजात व्यवहार हैं, और हमारे अंदर जो हमने वातावरण से अर्जित किए हैं वो व्यवहार, यानी जन्मजात व्यवहार और अर्जित व्यवहार दोनों की प्रवृत्तियों का क्या है? योग्य होता है, ठीक है। यानी दोनों का जोड़ होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विंग व हंट के अनुसार। विंग व हंट ने क्या कहा है व्यक्तित्व के बारे में? विंग व हंट ने कहा है कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के विंग व हंट के अनुसार कहा गया है कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण
व्यवहार, प्रतिमान और उसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। इन्होंने ये कहा है कि जो व्यक्तित्व यानी जो पर्सनैलिटी होती है, ये एक व्यक्ति के पूरे व्यवहार, पूरे बिहेवियर की प्रतिमान और उसकी विशेषताओं का योग का उल्लेख करती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शांत दिमाग का होता है, कोई बहुत ज़्यादा बोलता है, ठीक है, इस तरीके से तो आप उसको देखकर ही पहचान जाते हो, या उसके साथ कुछ समय रहकर आप पहचान जाते हो कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या गुण हैं। आगे बढ़ते हैं गिलफोर्ड के अनुसार ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो हमारे गिलफोर्ड के अनुसार कहा गया है कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, ठीक है। व्यक्तित्व जो है गुणों का पूरा समन्वित क्या है, रूप है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका वुडवर्थ के अनुसार। देखिए वुडवर्थ की मैंने आपको कल भी ट्रिक बताई थी और आज भी ट्रिक बता रही हूँ कि वुडवर्थ जहाँ पर बात आए वहाँ पे व्यवहार की बात जरूर आएगी। वुडवर्थ ज़्यादातर बिहेवियर्स की बात करता है, ठीक है। तो वुडवर्थ ने क्या कहा है, वुडवर्थ के अनुसार ये कहा गया है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का समग्र गुण है। व्यक्तित्व का लक्षण व्यवहार का कोई विशेष गुण होता है, जैसे प्रफुल्लता या आत्मविश्वास, ठीक है। समग्र व्यक्तित्व इन लक्षणों का योग होता है, लेकिन वह पृथक गुणों का योग मात्र ही नहीं है बल्कि कुछ और भी है। जैसे एक व्यक्ति हंसमुख और आत्मविश्वासी मात्र नहीं है, ठीक है, बल्कि वह हंसमुख होते हुए आत्मविश्वासी भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपकी है ड्रेवर के अनुसार। ड्रेवर जी ने देखिए क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक गुणों के एकीकृत या गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है, जिसे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है। यानी किसी भी व्यक्ति को उसके शारीरिक, उसके मानसिक, यानी वो दुबला है या मोटा है या कैसा है, ठीक है, उसके मानसिक यानी वो तेज है या कम बोलने वाला है या बहुत बोलने वाला है, ठीक है, उसके नैतिक, उसके सामाजिक सभी गुणों का एक क्या है, योग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका आल्पोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको एकदम रट लीजिएगा, इनकी जो परिभाषा है आल्पोर्ट जी की, ये एकदम रट लीजिएगा क्योंकि ये बहुत पूछी जाती है, ठीक है। मैं ऐसे ही नहीं वेरी इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, इतनी सारी मैंने आपको अभी परिभाषाएं बताई, लेकिन सब में इंपॉर्टेंट नहीं बताया। लेकिन ये आल्पोर्ट की जो आपकी परिभाषा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रट लीजिएगा। ये आपके बहुविकल्पी में भी पूरा ऐसे दे दिया जाता है, ये परिभाषा लिखकर, और पूछा जाता है किसकी है, ठीक है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा अति लघु में, ठीक है। तो आल्पोर्ट ने 1931 के अनुसार, इन्होंने 1931 में क्या बताया कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतरी उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण से अद्वितीय समायोजन को निर्धारित करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये वातावरण से अद्वितीय क्यों कहा। पहला तो आप जन्मजात चीज़ों को आप समायोजित करते हो, दूसरा अद्वितीय मतलब दूसरा जो होता है वो है वातावरण, ठीक है, जो आप वातावरण से अर्जित करते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका व्यक्तित्व का वर्गीकरण अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों के आधार पर। यानी व्यक्तित्व का वर्गीकरण हम अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों के आधार पर करते हैं, चलिए देखते हैं। तो क्रिस्मर के अनुसार, क्रिस्मर ने शारीरिक संरचना के आधार पर पहला वर्गीकरण किया है। उन्होंने स्थूलकाय, पहला है स्थूलकाय, या जिसे हम नाटे व्यक्ति कहते हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे व्यक्ति बौने टाइप के जो होते हैं, ठीक है, इसको इंग्लिश में इन्होंने कहा है पिकनिक। क्या कहा है, इन्होंने नाम दिया, जो हमारे क्रिस्मर जी हैं इन्होंने नाम दिया है पिकनिक, ठीक है। सेकेंड इन्होंने दिया है सुडोलकाय, जिसको हम खिलाड़ी प्रकृति वाले कहते हैं, यानी कि जो बहुत चौड़ी हड्डी के होते हैं, देखा होगा आपने खिलाड़ी बहुत चौड़ी चौड़ी हड्डी के होते हैं, बहुत एक्टिव टाइप के होते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं, ठीक है, खिलाड़ी, इसे हम इंग्लिश में एथलेटिक कहते हैं। तीसरा है छीड़काय, यानी दुर्बल शरीर वाले, बहुत दुबले पतले, ठीक है, कमजोर शरीर वाले, बहुत कमजोर, ठीक है, लचीले, इसको हम एस्थेनिक कहते हैं, ठीक है। फिर है हमारा मिश्रित काय, यानी मिले जुले, ना ही ज़्यादा मोटे ना ही ज़्यादा पतले, ना ही ज़्यादा एक्टिव ना ही ज़्यादा वीक, ठीक है, इस तरीके से, तो मिलते जुलते, जिसे हम कहते हैं डिस्प्लास्टिक, ठीक है। अब चलिए इनके अंतर्गत भी पढ़ते हैं। तो हमारे जो क्रिस्मर हैं इन्होंने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए, अभी मैंने आपको बताया। तो पिकनिक में इन्होंने क्या कहा है कि इस प्रकार के व्यक्ति साहसी, छोटे, पुष्ट और गोल आकृति के होते हैं।
साहसी होते हैं, छोटे होते हैं और गोल, देखा होगा बौने लोग थोड़ा गोल मटोल ऐसे दिखते हैं, ठीक है, गोल आकृति के होते हैं। फिर है एस्थेनिक। एस्थेनिक में क्या कहा गया है, इस प्रकार के व्यक्ति, यानी अभी जो मैंने आपको बताया आयताकार तरीके से जो व्यक्ति होते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति पतले, चपटे, गोल, कोमल शारीरिक गठन वाले, लंबे अंग वाले, चपटे तथा तंग सीने वाले होते हैं। देखा होगा आपने जो हमारे खिलाड़ी लोग होते हैं, प्लेयर्स लोग होते हैं, या फिर आपने देखा होगा जो कुश्ती लड़ने के लिए आते हैं, ठीक है, देखा होगा उनका सीना एकदम तंग होता है, बहुत चपटे आकृति के होते हैं, बहुत लंबे लंबे से होते हैं ना, इस तरीके के, ठीक है। तो ये एस्थेटिक होते हैं, एस्थेनिक होते हैं। अब होता है एथलेटिक। एथलेटिक क्या होता है, इस प्रकार के व्यक्ति अच्छी मांसपेशी वाले होते हैं, इनके कंधे चौड़े, हाथ लंबे और पुष्ट अंगों वाले होते हैं। मनोरोगी होने पर भी इस प्रकार के व्यक्ति मनोविदलता से पीड़ित हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्प्लास्टिक। डिस्प्लास्टिक में क्या होता है, यह व्यक्ति अनुचित शारीरिक अनुपात वाले तथा विशेष शारीरिक गठन रखने वाले होते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व के व्यक्तियों में शारीरिक विकास की अनेक समस्याएं भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये थे आपके क्रिसमस के अनुसार, ठीक है, व्यक्तित्व का परीक्षण। नेक्स्ट है आपका शेल्डन के 3 प्रकार। शेल्डन ने 3 प्रकार बताए हैं। इन्होंने बताया है, पहला गोलाकार, यानी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो गोलाकार दिखते हैं, जिसे हम एंडोमॉर्फिक कहते हैं। नेक्स्ट होता है आयताकार, जिसे हम मीजोमॉर्फिक कहते हैं। थर्ड होता है आपका लंबाकार, जिन्हें हम एक्टोमॉर्फिक कहते हैं। तो विथ आपको डायग्राम मैं यहाँ पर दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरीके के व्यक्ति, कुछ व्यक्ति देखिए कैसे हैं, कुछ व्यक्ति देखिए ये एकदम गोल मटोल से हैं, ठीक है, ये देखिए एकदम क्या है, गोल मटोल से हैं। ये देखिए तंग सीने वाले, चौड़े सीने वाले एकदम, ठीक है। ये देखिए एकदम पतले से हैं, लंबे से, पतले से, लंबे लंबे से हाथ, ठीक है। देखिए, तो मैंने चित्र के माध्यम से भी, यानी डायग्राम के माध्यम से आपको अच्छे से बता दिया कि किस तरीके के व्यक्ति, ठीक है। कुछ होते हैं गोल मटोल मोटे से होते हैं, ठीक है। कुछ जो होते हैं ना ही ज़्यादा मोटे होते हैं, ना ही ज़्यादा पतले होते हैं, एकदम फिट होते हैं, ठीक है, ये इस तरीके के। कुछ होते हैं बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, हाथ पैर एकदम लंबे लंबे से होते हैं, ठीक है, इस तरीके के व्यक्ति, ठीक है। तो ये 3 तरीके के व्यक्ति इन्होंने बताए हैं, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो एंडोमॉर्फिक, जिसको हमने क्या पढ़ा, गोलाकार व्यक्ति, ठीक है। तो एंडोमॉर्फिक क्या होता है, इस प्रकार के शारीरिक गठन वाले व्यक्ति गोल मटोल होते हैं और कैसे होते हैं, नरम होते हैं, ठीक है। गोल मटोल यानी कि नरम का मतलब ये नहीं कि नरम का मतलब ये हुआ कि जिनकी त्वचा एकदम मुलायम होती है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति आराम पसंद करते हैं, भावुक होते हैं और सुख चाहने वाले होते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि बस हमें खुशी ही खुशी मिलती रहे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मीजोमॉर्फिक, जो अभी आपने पढ़ा, आयताकार व्यक्ति, ठीक है। ऐसे व्यक्ति गठीले तथा मजबूत शरीर वाले होते हैं, जैसे कि हमारे खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। यह व्यक्ति स्वभाव से क्रियाशील होते हैं, यानी इनका जो बिहेवियर होता है, इनका जो स्वभाव होता है वो क्या होता है, ये बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत कम ही ये बीमार होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। ये बहुत शक्तिशाली होते हैं, ठीक है, बहुत पावरफुल होते हैं, आक्रामक होते हैं, फुर्तीले होते हैं और स्वभाव के होते हैं, ठीक है। और ये फुर्तीले स्वभाव के भी होते हैं, ठीक है। क्या पढ़ा आपने, मेसोमॉर्फिक यानी आयताकार व्यक्ति में क्या पढ़ा आपने, ऐसे व्यक्ति बहुत गठीले तथा, यानी गठीले का मतलब ये होता है कि इनकी हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं, ठीक है। और इनका स्वभाव जो होता है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत कम थकते हैं, ठीक है, बहुत एक्टिव होते हैं, शक्तिशाली भी होते हैं, आक्रामक भी होते हैं, फुर्तीले स्वभाव के होते हैं, थकते कम है, बहुत फुर्तीले स्वभाव के होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्टोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक आपने क्या पढ़ा, एक्टोमॉर्फिक आपने पढ़ा जो आपके क्या होता है, लंबाकार व्यक्ति, ठीक है। इस प्रकार के गठन वाले व्यक्ति दुबले पतले तथा कमजोर शरीर वाले होते हैं, लंबे ही लंबे होते हैं, दुबले पतले, इनकी हड्डियां बहुत मजबूत नहीं होती हैं, स्वभाव से संवेदनशील होते हैं, बहुत संवेदनशील का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं छुई मुई, ठीक है, जिसको छूने से क्या होता है, कहते नहीं कि बस छू लिया, छुई मुई को आपने देखा, छूने से मुरझा जाते हैं, इस तरीके से, ठीक है, यानी कि बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, बहुत नाजुक होते, बौद्धिक और पलायनवादी होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, पलायनवादी यानी बहुत डरपोक टाइप के, बहुत जल्दी आगे किसी चीज़ में नहीं आते हैं, बहुत पीछे हटे रहते हैं ना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके थे शेल्डन ने 3 जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे उसके बारे में।
अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, विलियम जेम्स ने 2 प्रकार व्यक्तित्व के बताए हैं। अब विलियम जेम्स के अनुसार हम व्यक्तित्व के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। तो विलियम जेम्स ने व्यक्ति के 2 प्रकार बताए हैं। यहाँ पे व्यक्तित्व होगा, ओके। व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं, कौन कौन से? कोमल हृदय वाले यानी सेल्फ माइंडेड होते हैं, और एक होता है कठोर हृदय वाले, टफ हार्टेड होते हैं, ठीक है। तो सेल्फ हृदय वाले, ठीक है, कोमल हृदय वाले क्या होते हैं? इनका व्यवहार अमूर्त सिद्धांतों के द्वारा निर्देशित होता है। ऐसे व्यक्ति बुद्धिजीवी, आशावादी, आदर्शवादी, आस्तिक तथा पूर्वाग्राही होते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो कोमल हृदय वाले जो व्यक्ति होते हैं, यानी कि ये अंधविश्वास, अमूर्त, यहाँ पर कहा गया व्यवहार अमूर्त सिद्धांतों के द्वारा निर्देशित होता है। एक तरीके से हम ये कहते हैं ये अंधविश्वास में जीते हैं, यानी कि ये ईश्वर पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। ये जो चीज़ें मतलब अंधविश्वास वाली जो चीज़ें होती हैं उन पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, यानी ये आदर्शवादी होते हैं, ठीक है। आस्तिक होते हैं, यानी कि ये ईश्वर पे श्रद्धा रखने वाले होते हैं, ईश्वर पे आशा रखने वाले होते हैं। पूर्वग्राही होते हैं, आशावादी होते हैं। समझ में आ गया? यानी कि ये अंधविश्वास वाले बहुत ज़्यादा होते हैं और ये ईश्वर पे भरोसा रखते हैं, यानी इनके सामने जो चीज़ नहीं भी होती, इनको जिस बारे में नहीं भी पता होता, लेकिन फिर भी उसके बारे में ये विश्वास कर लेते हैं। नेक्स्ट है कठोर हृदय वाले, यानी कि टफ हार्टेड वाले, यानी ऐसे व्यक्ति विचारों की अपेक्षा शारीरिक संवेदनाओं में अधिक रुचि रखते हैं। ऐसे व्यक्ति भौतिकवादी, निराशावादी, अधार्मिक तथा संयमवादी होते हैं। एक तरीके से ये हम कह सकते हैं जैसे कि आपके साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, जब तक वो किसी चीज़ का प्रैक्टिकल नहीं कर लेते, जब तक वो किसी चीज़ पे रिसर्च नहीं कर लेते, वो उस चीज़ पर यकीन नहीं करते हैं, यानी कि वो अंधविश्वासवादी नहीं होते हैं, वो अंधविश्वास पर नहीं करते हैं, ठीक है, वो यकीन नहीं करते। वो जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लेते, उसका एक्सपेरिमेंट नहीं कर लेते, उसको रिसर्च नहीं कर लेते जिन चीज़ों को, तब तक वो उस चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं। तो कठोर हृदय वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेमेन तथा स्टर्न के अनुसार व्यक्तित्व के कितने भागों में इन्होंने बांटा है? तो नेमेन तथा स्टर्न के अनुसार इन्होंने व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा है, ठीक है। इन दोनों ने व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा है। क्या है? पहला है विश्लेषणात्मक और दूसरा है संश्लेषणात्मक। देखिए, जितने भी आपके क्या बोलते हैं, जितने भी आपके शिक्षा शास्त्री हैं, उन सभी को मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। किसी की भी आपके यहाँ पर टॉपिक्स, किसी भी की भी आपकी विभाजन पूछे जा सकते हैं, तो सभी आपको पढ़ना जरूरी है। समझाना मेरा काम है, मैं इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको ये दोबारा नहीं पढ़ना पड़े, आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। अब इतना तो आपको रटना पड़ेगा कि किन्होंने कौन सी हेडिंग बताई है। अब क्या है? विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक का मतलब होता है विश्लेषणात्मक व्यक्ति किसी बात के सूक्ष्मतम अध्ययन में बड़ी रुचि रखते हैं, यानी कि किसी भी बात की छोटी छोटी उसकी तह तक जाते हैं, यानी कि कोई भी ऐसी बात है उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझना बहुत अच्छा समझते हैं, ठीक है। संश्लेषणात्मक व्यक्ति यानी संश्लेषणात्मक व्यक्ति समीक्षा करना प्रायः पसंद नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा किसी बात को डीपली लेना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मनोविश्लेषणवादी युंग के ने व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा है। इन्होंने व्यक्तित्व को 2 भागों में नहीं, इन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, जो हमारे युंग थे इन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, इन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तीसरा है उभयमुखी। क्या है? उभयमुखी, ठीक है, लिख लीजिएगा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। थर्ड है आपका उभयमुखी, उभयमुखी, ठीक है, उभयमुखी 3 भागों में बांटा है, इसको नोट कर लीजिएगा। पहला है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, यानी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी किसे कहते हैं? ऐसा व्यक्ति चिंतनशील होता है, अपनी ही ओर केंद्रित रहता है, कर्तव्य परायण होता है, प्रकृति क्रियावादी होता है तथा कष्टों के प्रति सजग रहता है। यानी अंतर्मुखी, अंदर ही अंदर सोचने वाला, बहुत चिंतनशील, ठीक है, बहुत चिंता करने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है, अपनी ही ओर केंद्रित रहता है, कर्तव्य परायण होता है, प्रतिक्रियावादी भी होता है, ठीक है, और कष्टों के प्रति सजग रहता है। जैसे इसकी विशेषता के अनुसार मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगी, इसलिए मैं इसकी विशेषता लाई हूँ। तो बहुत कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि देखिए ये आपका जो युंग का जो व्यक्तित्व के जो विभाजन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर, ये बहुत कभी कभी इस तरीके से पूछ लिया जाता है, अंतर्मुखी की विशेषता के बारे में बताइए, ठीक है, अंतर या बहिर्मुखी विशेषता बताइए, या कभी ये पूछ लिया जाता है युंग ने कितने प्रकार को व्यक्तित्व, कितने प्रकार के व्यक्तित्व को बांटा है, तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। उभयमुखी का मतलब होता है जो अंतर्मुखी भी हो और बहिर्मुखी भी हो, ठीक है, तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, ठीक है। अंतर्मुखी का मतलब जैसे कि हमारे वैज्ञानिक हो गए, ठीक है, हमारे लेखक हो गए, ये हमारे क्या है, अंतर्मुखी, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अंतर्मुखी जैसे कि हमारे लेखक हैं, ठीक है, जो अपनी बात को क्या करते हैं, लिख कर प्रकट कर देते, बोलते नहीं है, जो लिख कर प्रकट करते हैं, जो ज़्यादा बोलते नहीं है, ठीक है, लेखक हो गए, ठीक है, और आपके वैज्ञानिक हो गए, ठीक है, ये अंतर्मुखी कहलाए। बहिर्मुखी, बहिर्मुखी का मतलब होता है जैसे कि एक शिक्षक, जैसे कि मैं आपको अपने दिमाग में जो भी चीज़ें आ रही, मैं आपको समझा रही हूँ, अपनी बातों को आपके पास पहुँचा रही हूँ, तो ये हो गए शिक्षक। या फिर हम ये कह सकते हैं एक तरीके से नेता जो होते हैं, ये भी आपके क्या है, बहिर्मुखी में आते हैं, कभी कभी एग्जाम्पल देकर भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। उभयमुखी जो कम बोलते हैं और बोलते भी हैं, इस तरीके से हो गए, ठीक है, दोनों हो गए, ठीक। तो चलिए पढ़ते हैं। तो अंतर्मुखी यानी पर्सनालिटी की जो विशेषताएं हैं, चलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की निम्न विशेषताएं हैं। पहला, बाह्य जगत की वस्तुओं से कम अनुराग होता है। अगर आप इन विशेषताओं को भी अंतर्मुखी, अगर पूछे अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है, तो अगर आप विशेषताओं को भी उसमें ऐड कर सकते हो, लिख दोगे तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, आप उसमें लिख सकते हो, आप उसको ऐड कर सकते हो, छोड़ कर नहीं आना है, आप चीज़ों को समझिए और वहाँ पर आपको कैसे लिखना है ये मैं आपको बता रही हूँ। ये नहीं कि ये जो मैंने इस तरीके से डेफिनेशन लिखा दी, ऐसा व्यक्ति जो चिंतित होता है, अपने ही ओर केंद्रित रहता है, तो आपको यही रट्टा मार के जाना नहीं। जो मैं विशेषताएं बता रही हूँ वो भी आप अंतर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में अगर पूछता है तो भी आप उसको लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो मतलब लिख दो, ठीक है, कोई वो नहीं है, आप चीज़ों को अच्छे से समझा सको। अगर आप डिक्टो आप उसको समझाने जाओगे तो समझ जाएगा कि कहीं ना कहीं से इसने क्या किया है, चीटिंग की है, ठीक है। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता क्या होती है, बाह्य जगत की वस्तुओं से कम अनुराग होता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो बाहर की दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, यानी बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं, ज़्यादातर कहा जाता है कि लेडीज़ में ऐसा होता है क्या हो रहा है ये वो, बहुत ज़्यादा एक दूसरे की बातों पे बहुत कान लगा के खड़े होते हैं, ऐसा नहीं, इनको दुनियादारी से मतलब होता है, लेकिन इतना नहीं कि वो हर किसी के मामले में दखल करे, ठीक है, बाहर दुनिया में क्या हो रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो अपने वर्क पे फोकस रखते हैं, ठीक है। ये एकांकी होते हैं, इन्हें अकेले में रहना बहुत पसंद होता है, किसे, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले को, यानी कि जो अंतर्मुखी पर्सनैलिटी के लोग होते हैं ये अकेले रहना पसंद करते हैं, उन्हें बाहर की वस्तुओं में बहुत कम ही इनको लगाव होता है, ठीक है। अनुराग का मतलब ये भी कह सकते हैं लगाव, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कर्तव्य परायण होते हैं तथा समय का सदैव ध्यान रखते हैं। ये अपने कर्तव्य का बहुत पालन करते हैं और ये अपने समय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ठीक है। ये नहीं कि सुबह का काम है तो टाल दिया और शाम में किया, अरे शाम में कर लेते, ऐसे आप लोग भी करते होंगे, हम लोग भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, बहुत थक जाते हैं, कुछ होता है बाद में कर लेंगे, लेकिन ये नहीं ऐसे होते। इन्होंने सोच लिया है कि मुझे इस टाइम इस काम को कंप्लीट करना है, तो वो कंप्लीट करके ही उठते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, यह व्यवहार कुशल नहीं होते हैं, हंसी मजाक एवं व्यर्थ के छलों आदि में नहीं फंसते हैं, सस्ती लोकप्रियता से इच्छुक नहीं होते हैं। यानी कि इनका कहना मतलब है कि यह व्यवहार कुशल नहीं होते हैं, यानी इनको ज़्यादा हंसी मजाक, लोगों से हंसी मजाक करना, दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों की हंसी उड़ाना, ये सब नहीं करते हैं। और ये व्यर्थ के छलों, फालतू की बातों में, फालतू के छलों में ये अपना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। और ये क्या करते हैं, ये फालतू की जो फ्रेंडशिप से नहीं लगाव रखते हैं कि फालतू की फ्रेंडशिप कर ली, वो उसके काम का भी नहीं, फिर भी उनसे फ्रेंडशिप किए बैठे हैं, तो इन सबसे लगाव नहीं रखी। हालांकि ये कह सकते हैं कि इन्हें एकाकीपन पसंद है, यानी कि इनको अकेले रहना ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, युंग ने अंतर्मुखी व्यक्तियों को विचार प्रधान, भाव प्रधान, तर्क प्रधान तथा दिव्य दृष्टि प्रधान 4 रूपों में विभक्त किया है, ठीक है। चिंताग्रस्त होते हैं, अपनी वस्तुओं तथा कष्टों के प्रति सजग होते हैं। नेक्स्ट है, भाव प्रधान होते हैं, आत्मचिंतन करते हैं और आत्मोद्धार हेतु लीन होते हैं। नेक्स्ट है, कर्तव्यपरायण एवं आज्ञाकारी होते हैं, परंतु शीघ्र ही घबराने लगते हैं।
नेक्स्ट है कम वाचाल होते हैं। वाचाल का मतलब होता है बोलने वाला, ठीक है। वाचाल का मतलब क्या होता है, बोलने वाला, यानी कम बोलने वाले होते हैं। लज्जावान होते हैं, बहुत ज़्यादा शर्माने वाले नहीं होते हैं, और पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं में रुचि रखते हैं। ये केवल किताब कापियों में ज़्यादा और न्यूज़पेपर वगैरह में ज़्यादा इनको इंटरेस्ट होता है, ठीक है। यानी पढ़ने लिखने में नहीं ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। आपने अपने कॉलेज में या जब भी आप स्कूल लाइफ जी रहे थे तब आपने देखा होगा कि आपकी क्लास का एक टॉपर बच्चा जो होता है, जो आपकी क्लास में फर्स्ट आता है, वो ज़्यादा उसके किसी से दोस्ती नहीं होती है। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा उसके कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं जिनका बेस्ट फ्रेंड ही नहीं होता है, ठीक है। ऐसे टॉपर होते हैं जिनके कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होता है, वो सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं, है ना। हर समय वो पढ़ाई में ही अपना ध्यान लगाए रहते हैं। हालांकि उनका हर कोई बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता है क्योंकि वो टॉपर होता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि उसका कोई बेस्ट फ्रेंड बने और उसको उसके टाइम में कोई डिस्टर्बेंस हो, ठीक है। नेक्स्ट है स्वयं के लिए चिंतनशील होते हैं, शांत मुद्रा में रहते हैं। वो अपने लिए भी बहुत ज़्यादा चिंतनशील होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और शांत मुद्रा में रहते हैं। तो ये थे आपके बहुत सारे। देखिए कुछ और भी एक है, अच्छे लेखक होते हैं परंतु अच्छे वक्ता नहीं होते। ये जो हमारे जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो होते हैं, ये एक अच्छे लेखक जरूर होते हैं। इन देखिए किसी किसी के अंदर क्या पर्सनैलिटी थी, कुछ लोग जो है बहुत अच्छा लिख लेते हैं, अपने विचारों को लिख कर व्यक्त करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने विचारों को बोलकर, कुछ को भाषण देने में बहुत अच्छा लगता है, कुछ को मतलब बहुत अच्छा भाषण देते हैं। देखिए आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, ठीक है, या आप अभी भी टीचर हो तो बहुत सारे ऐसे टीचर होंगे जिनको किसी में इंटरेस्ट है, जिनको किसी को भाषण देने में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा भाषण देते हैं कि आप सुनते ही रह जाओगे। किसी की राइटिंग इतनी अच्छी होती है, किसी की हैंड राइटिंग, किसी की राइटिंग, और वो लिखते इतना अच्छा है, अपनी बात को इतने अच्छे से लिख कर व्यक्त करते हैं कि आप उनको उनके जो उन्होंने आंसर्स दिया है उसको देखकर आप चौंक जाओगे। किसी किसी में मतलब हर किसी में अंदर कोई ना कोई क्वालिटीज होती है, ठीक है। तो वही इन्होंने बताया कि ये अच्छे लेखक तो होते हैं लेकिन अच्छे वक्ता नहीं होते। वक्ता मतलब बोलने वाला, ठीक है। अच्छे वक्ता नहीं होते यानी भाषण देने वाले नहीं होते, क्योंकि चिंतन का धरातल प्रबल होता है। इनके उदाहरण जैसे कांट हैं, टैगोर हैं, न्यूटन आदि। यानी न्यूटन जो थे भाषण देने में आगे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपना एक क्या किया था, न्यूटन ने क्या किया था, न्यूटन ने अपनी थ्योरी दी थी ना, न्यूटन थ्योरी, ठीक है। टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जैसे कांट जी हैं, एमेनुअल कांट के बारे में बताया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थे आपके, इतने सारे मैंने आपको विशेषताएं इनकी बताई हैं। देखिए कितनी सारी बताई हैं, तो ये आपको सभी नहीं लिखना, और अगर आप सभी पढ़ लोगे तो भी अच्छी बात है। वहाँ पर जाओगे तो आपके दिमाग में 2 ही 4 रह जाएंगी, ठीक है। तो अच्छे से आप चीज़ों को समझ लीजिए। मैंने बहुत सारी लिखाई हैं, आपको जो भी इजी लगे, जैसा भी लगे आप वो पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बहुमुखी व्यक्तित्व, ठीक है। बहुमुखी व्यक्तित्व यानी एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। अभी आपने पढ़ा कि जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, वो ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, वो एकांत जगह पे रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, उनको पढ़ना लिखना ज़्यादा पसंद होता है, वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं, वो कम बोलते हैं, ठीक है, कम, ठीक है। वो मूक वाचाल वाले होते हैं, वो कम बोलते हैं, वो कम श्रोता होते हैं, ठीक है, कम बोलते हैं, उन्हें ज़्यादा किसी से बात करना नहीं पसंद था, वो एकांकी होते हैं, यानी एकांत जगह पर रहना पसंद करते हैं, ठीक है। इस तरीके से वो दुनिया की वस्तुओं में ज़्यादा अपना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उनको नहीं होता दुनिया के बारे में, दुनिया की वस्तुओं में वो बहुत ज़्यादा कि वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको इनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है। अब बहिर्मुखी इसका उल्टा होता है, बहुत बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की रुचि बाह्य जगत में होती है, आध्यात्मिक विषयों में उनकी रुचि नहीं होती। यानी कि उनको आध्यात्मिक विषयों में जो उनके जो विषय हैं उन पर उनका कोई रुचि, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। लोग क्या कर रहे हैं उनको उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होती है कि उसका फ्रेंड्स क्या कर रहा है, उसके टीचर कैसे बात कर रहे हैं, और उसके परिवार में कैसे लोग हैं, उसके पास पड़ोस में क्या है, ठीक है। यानी कि वो बाहर के व्यक्ति में ज़्यादा रुचि लेते हैं, बाहर की वस्तुओं में ज़्यादा वो रुचि रखते हैं, ठीक है। देखिए बहिर्मुखी व्यक्तित्व की निम्न विशेषताएं, इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। इनमें कार्य कुशलता की मात्रा अंतर्मुखी व्यक्ति से अधिक होती है, यानी इनके अंदर काम करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी जो होती है, वो अंतर्मुखी व्यक्ति से ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ये एक्टिव होते हैं, ठीक है। अचेतन मन स्वार्थी होता है परंतु चेतन मन में स्वार्थ में प्रति घृणा होती है। यानी इनका जो अचेतन मन है वो क्या है,
स्वार्थी होता है, ये बहुत स्वार्थी होते हैं, बहुत चालाक टाइप के होते हैं, ठीक है। लेकिन इनका चेतन मन जो होता है वो अंदर से बहुत चालाक टाइप के होते हैं, लेकिन अंदर से ये क्या करते हैं, दूसरों से बहुत क्या करते हैं, घृणा करते हैं, बहुत नफरत करते हैं, ठीक है। जैसे आपने एक तरीके से कह देते चापलूस टाइप का व्यक्ति, ठीक है। चापलूस आपसे बहुत अच्छे से बात करेगा, बहुत मीठी मीठी बातें करेगा, आपको ऐसे लगेगा कि इससे अच्छा दुनिया में मेरा कोई दोस्त है ही नहीं, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपसे ईर्ष्या करेगा, आपसे जलन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये सबको प्रसन्न करने वाले होते हैं तथा प्रशंसकों से घिरे रहने की कामना करते हैं। ये दूसरों को खुश करने वाले तो होते हैं और ये चाहते भी हैं कि दूसरे इनकी प्रशंसा करें, यानी कि जैसे आप घर में क्या करते हो, खूब काम करते हो, आप सोचते हो आपकी मम्मी आपकी तारीफ करें, तो इसलिए दूसरों को इसलिए खुश करते हैं कि लोग इनकी तारीफ करें, ठीक है। नेक्स्ट है, व्यवहार कुशल होते हैं, विचार प्रधान होते हैं तथा निर्णय भी भावों के अनुरूप ही लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, साहस का कार्य करने वाले एक एवं कार्य के प्रति दृढ़ता का भाव रखने वाले होते हैं, बहुत साहसी होते हैं, ठीक है, वीर पुरुष की तरह होते हैं, ठीक है, बहुत वीर बहुत साहसी होते हैं। नेक्स्ट है, बाहम जगत से लगाव रहता है, बाहम क्रियाओं की ओर संवेदनशील होते हैं। इनको बाहर की दुनिया में बहुत लगाव होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और बाहर क्रियाओं की ओर संवेदनशील भी होते हैं। अनियंत्रित होते हैं, अभिमानी होते हैं और आक्रामक होते हैं। नेक्स्ट है, स्वयं की पीड़ा परिस्थिति की चिंता नहीं करते, प्रायः चिंता मुक्त होते हैं। यानी ये स्वयं की पीड़ा और परिस्थिति की चिंता नहीं करते हैं, ये किस परिस्थिति में क्या है इनको कोई मतलब नहीं रहता है। सबसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने वाले तथा धारा प्रवाह बोलने वाले होते हैं। यानी कि धारा प्रवाह का मतलब होता है लगातार कंटिन्यू बोलने वाले होते हैं, बिना ये सबसे क्या करते हैं, मित्रता की तरह मित्र की तरह व्यवहार करते हैं, सबसे मिलजुल कर रहते हैं और एकदम धारा प्रवाह एकदम लगातार बोलने वाले होते हैं, बिना चुप होने वाले, ठीक है। संसार में उन्हें प्रशंसा मिले तथा लोग आदर की दृष्टि से देखें, यह उनकी आकांक्षा रहती है। इसे बनाए रखने हेतु वे सदैव अच्छे गुणों को व्यवहार में लाते हैं। वो सोचते हैं कि लोग मेरे, जैसे कि नेता लोग, ठीक है, या फिर शिक्षक सोचता है कि मैं एक अच्छा शिक्षक कहलाऊं, इसलिए वो बहुत अच्छी कोशिश करता है, वो बहुत कोशिश करता है कि वो अच्छा सा पढ़ाए। अब जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं इतने अच्छे से आपको समझा सकूँ ताकि आप लोग मेरी प्रशंसा करें कि हाँ ये मैम बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, आप लोग मेरी तारीफ़ करें। आप लोग देखिए कमेंट्स में लिखते हैं कि मैम आप लोग अच्छे से कमेंट्स लिखती हैं कि हाँ मैम आप बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरी तारीफ़ करते हो, तो मैं और भी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, और अच्छे से समझाती हूँ आपको। इसी तरीके से जैसे नेता लोग होते हैं, या जैसे आप भी हो, आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो, आप बहुत अच्छे नंबर ले आए और मान लो आप डीएलएड में आपने 90+ मार्क्स आपने क्या किया, 90+ मार्क्स आप लाए, और उसके बाद आपके पेरेंट्स ने आपकी बहुत प्रशंसा करी कि अरे वाह मेरा बच्चा तो बहुत, आप उनके लिए तो आप उनके बच्चे ही हो, चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, तो वो आपकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि अरे वाह मेरा बच्चा तो 90+ मार्क्स ले, आपका और क्रेज़ बढ़ जाता है कि अगली बार इससे भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वैसे ये भी जो हमारे बहिर्मुखी हैं, अब जैसे नेता लोग हैं, नेता लोग क्या होते हैं, वो सोचते हैं लोग हमारी तारीफ़ करें, हमारा और नाम हो, हम और सक्सेस हों, ठीक है। हम इस तरीके से जो बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं वो सोचते हैं कि संसार में उन्हें प्रशंसा मिले, लोग उनकी तारीफ़ करें और लोग उनका आदर भी करें, उनका सम्मान भी करें, ठीक है। और उनकी आकांक्षा रहती है कि उन्हें बनाए रखने हेतु वे सदैव अच्छे गुणों को व्यवहार में लाते हैं, ठीक है। अब थर्ड आपका पॉइंट है उभयमुखी या उभयोमुखी व्यक्तित्व। देखिए मैं आपको समझाती हूँ ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए, कोई भी पॉइंट आपका छूटने ना पाए, इसलिए मुझे थोड़ा पढ़ाने में जो है टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम हो जाता है, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। आप एक बार इस टॉपिक को उठाओ, जिस भी टॉपिक को आप मेरी वीडियो पे जिस भी टॉपिक को उठाओ, वो टॉपिक आपके दिमाग में छप जाए, एकदम आपको समझ में आ जाए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे पढ़ाऊँ, ठीक है। तो चलिए देखिए उभयमुखी या उभयोमुखी व्यक्तित्व क्या होता है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो दोनों का सम्मिश्रण होते हैं, यानी जिनको जो हमारे अंतर्मुखी भी होते हैं और बहिर्मुखी भी व्यक्तित्व होता है उनके अंदर, उन्हें उभयमुखी यानी डबल फेस या विकासोन्मुखी यानी एम्बाइवर्ट कहते हैं, ठीक है। एमबी का मतलब ये होता है, एम्बीवर्ट यानी एमबी का मतलब होता है उभयमुखी, एमबी का मतलब होता है दोनों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आधुनिक वर्गीकरण।
अब हम जो हमारा व्यक्तित्व है इसका हम आधुनिक वर्गीकरण किस तरीके से करते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। तो यह वर्गीकरण 3 प्रकार के व्यक्तित्व पर आधारित होता है जो इस प्रकार है। एक है भावुक व्यक्ति, दूसरा है कर्मशील व्यक्ति और तीसरा है विचारशील व्यक्ति। तो भावुक व्यक्ति जिसे हम मैन ऑफ फीलिंग्स कहते हैं, यानी जो भावुक व्यक्ति, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, ठीक है, ये व्यक्ति अधिक भावुक होते हैं, इनकी क्रियाएं भावनाओं से संचालित होती है, ठीक है। यानी कि भावुक व्यक्ति कुछ, हाँ, आप बहुत से ऐसे प्रशिक्षु होंगे जो बहुत ज़्यादा जल्दी दूसरों की दुख को सुख को देखकर बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, कुछ इस तरीके के भी व्यक्ति होते हैं। कुछ व्यक्ति हैं कर्मशील व्यक्ति यानी मैन ऑफ एक्शंस। इन व्यक्तियों की रुचि रचनात्मक कार्यों में अधिक होती है। ये व्यक्ति हर समय अपने को किसी न किसी रचनात्मक कार्य में लगाए रहते हैं, यानी खाली नहीं बैठते, कुछ न कुछ ये काम करते हैं, कुछ न कुछ नया करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विचारशील व्यक्ति, यानी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको उच्च कोटि के विचार होते हैं, जिनको बहुत ऊंचे ऊंचे सपने देखते हैं। ये लोग किसी कार्य को करने से पूर्व भली भांति सोच विचार लेते हैं, यानी किसी काम को करने से पहले उसके बारे में ये अच्छे से सोचते हैं कि ये हमारे लिए काम सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए आपके, क्या हो गए, ये आपके आधुनिक वर्गीकरण। अब है भारतीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व का वर्गीकरण। ये भी 3 तरीके से होता है। एक होता है सतोगुणी, दूसरा होता है रजोगुणी और तीसरा होता है तमोगुणी। सत का मतलब होता है जो ईश्वर और धर्म में विश्वास रखते हो, वो सतगुणी यानी सतोगुणी कहलाते हैं। रजोगुणी यानी रजगुणी का मतलब होता है जो कर्म में विश्वास रखते हैं, जो कर्म के चीज़ों को करके सीखना जो पसंद करते हैं, वो रजोगुणी होते हैं। तमोगुणी, तम का मतलब ही होता है सुख की प्राप्ति, तो तमोगुणी यानी जो सुख की प्राप्ति में विश्वास रखते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, तमोगुणी होते हैं। तो सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। नेक्स्ट है आपका व्यक्तित्व के गुण या अच्छे व्यक्तित्व के गुण, ठीक है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच्छे व्यक्तित्व के 5 गुण बताइए, ठीक है, या ये बोल दिया जाता है अच्छे व्यक्तित्व के गुणों को बताइए। तो एक अच्छे व्यक्ति के गुण क्या होते हैं, वो शारीरिक गुण होता है, मानसिक गुण होता है, सामाजिक गुण होता है, संवेगात्मक गुण होता है, चारित्रिक गुण होता है और आत्मचेतना होती है, सामाजिकता होती है, शारीरिक एवं मानसिक गुण होते हैं, ठीक है। ये एक अच्छे व्यक्ति के गुण होते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं। तो व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम है, वातावरण है, ठीक है, विद्यालय वातावरण है, यानी विद्यालय में रहकर भी बहुत चीज़ें सीखते हो, ठीक है, सांस्कृतिक वातावरण है, परिवार से भी आपका बिहेवियर बदलता है, आपकी पर्सनैलिटी बदलती है, परिवार है, मानसिक योग्यता का प्रभाव है, शारीरिक रचना के प्रभाव हैं। तो ये आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो आज आपका जो ये व्यक्तित्व का जो चैप्टर है, ये आपका जो टॉपिक है, ये यहाँ पर फिनिश हुआ, ठीक है, यहाँ पर इसका डी एंड हो गया। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें चैनल को। इतने अच्छे से, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ, आपको पढ़ाती हूँ। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें, ताकि इसका लाभ सभी लोग उठा सकें और इसी तरीके से मुस्कुराते रहें। और हाँ, आप लोगों ने कहा था कि मुझे हर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करा दीजिए। तो हर संडे को मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराऊंगी, हर दिन नहीं, सिर्फ हर संडे, ठीक है। हर संडे को मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराऊंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके इस तरीके से सॉल्व कराऊंगी, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं, यानी कि आपके 2011 से लेकर जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं वो एकदम महामैराथन क्लास में, आपकी एक महामैराथन क्लास लाऊंगी, हर संडे को आपको उसको कवर कराऊंगी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैम आपको लाइव पढ़ाएं, आपको लाइव आकर चीज़ों को समझाएं, तो जल्दी से जल्दी शेयर करिए और खूब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए चैनल को, ताकि मैं आपको लाइव पढ़ाऊँ, आपको लाइव आकर के चीज़ों को समझाऊँ। और आपको जब मैं लाइव आकर के चीज़ों को समझाऊंगी तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में और आपको चीज़ें आसान लगेंगी। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करिए, ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको वो वीडियो मिल जाए। तो कल मैं मिलती हूँ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपके फर्स्ट पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगी। कल मैं आपसे संडे में मिलूंगी, ठीक है।
तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।